चलिए जी, लेट्स बिगिन विद द सेकंड यूनिट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका मैराथन देखा होगा। बेटा यहाँ पर कुछ ऐसी लैंग्वेज आने वाली है, वेट अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड रिकॉर्डिंग चालू कर दूँ। सो गाइस, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3, राइट? नो 3, नॉट 3, कौन सा है सर? कौन सा लेक्चर है ये अपना? 3rd है 4th है? ट्यूसडे 4th है ना सर? 4th है। श्योर, ज़्यादा लगा दिया यार अपन ने। Okay, so guys, this is lecture number 4 of our question bank discussion. We are on chapter number 3. मेरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 जाता है और इसका यूनिट नंबर 2 डिमांड फॉर मनी। आई होप आप लोगों ने मैराथन या फिर रेगुलर क्लास या फिर फास्ट ट्रैक किया होगा, उसी के बाद आप इस क्वेश्चन बैंक डिस्कशन पे आ रहे हैं। सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिमांड फॉर मनी एंड 6 थियोरीज अटैच टू इट। तो हम आर्विन फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देखने वाले हैं, कैश बैलेंस अप्रोच देखने वाले हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टडी कैम्ब्रिज अप्रोच, देन किनीशियन थ्योरी वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रिडमैन अप्रोच, फ्रिडमैन अप्रोच, देन टोबिन्स रिस्क एनालिसिस, देन रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर वाले रिस्क थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रहेंगे ना जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट जाते हैं, पर यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है 2 मार्क्स के लिए उतना लिखना सफिशिएंट रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो मैंने आपको बताया डिमांड फॉर मनी अराइजेस बिकॉज ऑफ 3 रीजन। पहला रीजन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हमें कैश होल्ड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, पहला लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी हमें कैश रखना अच्छा लगता है, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा टू कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे आएगा टू कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर मनी? सर डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या होता है? अगर हम पूरा चैप्टर के अंदर ये यूनिट पढ़ेंगे ना तो डिमांड फॉर मनी का मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग यहाँ पर होता है कितना पैसा आपको आपके पास कैश में रखना है और कितना इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में रखना है। यानी आपके पास पैसा है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजायर ऑफ मनी, आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। दे आर टॉकिंग कि जितना पैसा है वो तुझे तेरे पास रखना है या बैंक में रखना है। इफ यू कीप इट विथ योर सेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिटर्न, एंड इफ यू कीप दिस मनी विद द बैंक और इन इंटरेस्ट गिविंग सिक्योरिटीज यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न। सो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजायर फॉर मनी, डिजायर तो सर अनलिमिटेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड फॉर मनी, हाउ मच मनी वी वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश and how much money we want to keep in the bank or interest bearing securities. So demand for money arises because of 3 reasons. First thing is preference of liquidity, second is store of value, and third one is to command over real goods and services. What do you mean by command over real goods and services? You guys already know this. एक्सेल में अपडेट है सर, आई डेंट गेट इट, क्या कहना चाहते हैं? एक्सेल में क्या अपडेट है? नहीं समझा। एनीवेज, the demand for money is the actual demand for liquidity and demand for store. Demand for money is the decision. ये देखिए how much money of one's given stock of wealth should be held in the form of money rather than asset like bond. Although it gives little or no return, individual hold and firm hold money in the liquid and offer most convenient way to accomplish day-to-day transaction. They said that मनी अपने पास रखोगे ना बेटा, मेरे पास अगर अभी मान लो 100 रुपए पड़े हुए, इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनी रिटर्न बट स्टिल आई वांट टू होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कैश। मुझे अच्छा लगता है सर, जेब गरम अच्छी लगती है। दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर मनी? डिमांड फॉर मनी मतलब कितना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं और कितना इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में रखना चाहते हैं। तो इसको बोला जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सेकेंड है टू डिमांड टू स्टोर वैल्यू, यानी कि सर डिमांड टू स्टोर वैल्यू का मतलब है सर मैं आज कमा रहा हूँ, 20 साल 30 साल तक कमाऊंगा, 50 साल बाद तो कमा नहीं पाऊंगा, तो आज की मेहनत को स्टोर करने का तरीका क्या? पैसा। और तीसरा क्या है सर? टू कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज। आगे आएगा वो पॉइंट। ओके ओके, why do we say that the demand for money is derived money? Obviously guys, we cannot eat money. If I have 100 rupees with me, I cannot eat it. I require money, or the demand for money is to command over real goods and services. सर मनी की डिमांड डायरेक्ट डिमांड नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिमांड है, ये डिराइव डिमांड है। मनी की डिमांड क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे को रियल गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, तो बेटा मोबाइल बाय करना इज द मेन डिमांड, लेकिन इसको बाय करने के लिए मुझे चाहिए रिसोर्सेज, दैट इज मनी।
सो मनी की डिमांड क्यों आई? बिकॉज मोबाइल की डिमांड आई, दैट्स व्हाई मनी इज कॉल्ड एज, डिमांड फॉर मनी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड. पढ़िए, द डिमांड फॉर मनी इज डिराइव्ड डिमांड. It is the demand for purchasing, it is demand for its purchasing power. Basically, people demand money because they wish to command over real goods and services with the help of money. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भैया. मनी की हेल्प से ये रियल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कमांड करना चाहते हैं. Why it is important to study about demand for money? Why it is important to study demand for money? बहुत simple reason है. We want to study demand for money for 3 reasons: to know interest, price and income. Demand for money has important role in determination of interest, price and income. बस इतना ही explanation दिया है इन्होंने. तो ये interest, price and income determine करने के लिए मनी की डिमांड क्रिएट होती है. उमंग शर्मा, बिल्कुल पैनिक मत हो. आराम से तू 3 चैप्टर भी करेगा ना, पहले 3 चैप्टर आराम से 25 मार्क्स आ जाएंगे. मैं तो लिख के देता हूँ, मैं तो बोलता 30 मार्क्स तक आ सकते हैं. थर्ड चैप्टर इज़ नॉट डिफिकल्ट. उसके अंदर से फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कर लिया ना, वो भी ईजी है. और मैं तो बोलता हूँ आपको सिर्फ मैराथन कर लो ना मेरा, कुछ छोड़ के जाने से बेटर है 2.5-3 घंटे दे दो मेरे को मैराथन. अब आपकी अगर एग्ज़ाम को 1 महीना बाकी है तो आप ऐसा समझिए, आप एग्ज़ाम के वो 1.5 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. अगर आप आज भी सोचते हैं कि मैं तब के लिए छोड़ दूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी? आज ही खींच लो सारी चीज़ें, एक बार पढ़ के रख लो, डिसाइड कर लो मेरे को पढ़ना है या नहीं पढ़ना एग्जाम टाइम पर. एग्जाम टाइम में फिर देखना. द बेस्ट स्ट्रैटेजी विल बी, EIS का पेपर देकर आने के बाद आपने पूरा टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम देना चाहिए इकोनॉमिक्स को. भैया एक दिन में 40 मार्क्स डिवोट कर सकते हो. अगले दिन FM स्टार्ट करेगा, उसके लिए भी मैंने एक सीक्वेंस बना के दी है स्टूडेंट्स को, मैं वो आपके लिए भी पब्लिक कर दूंगा वीडियो, पर इट इज़ ऑल रिकमेंडेटरी. देखो सबकी स्ट्रैटेजीज अलग रहती है. पता चला इकोनॉमिक्स पढ़ते से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, FM में स्कोर नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं. यस, अब देखिए, बस पैनिक मत करिए. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कुछ भी हो जाए, आपने अगर ये चीज़ें देख ली ना और अच्छे से पढ़ रखा है ना एक बार, आप फेल हो ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नहीं हो सकते फेल. अभी तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है तो तुम्हारे को प्रेशर आ रहा है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया, आप प्रिपेयर हो चुके हैं, अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है. एक जग है, वो पानी डाल डाल के तुमने भर दिया, वो बह रहा है, अब तुम्हें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी. हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, टेंशन मत लो. आइए सर, पब्लिक फाइनेंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सही बात है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई है. सो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी क्या है भैया? इंटरेस्ट, प्राइस एंड इनकम. एक्सप्लेन हाउ हायर इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी. वापस आते बेटा, डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है? मैं अपने पास कितना पैसा रखूंगा और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में कितना पैसा डालूंगा. मुझे बताओ, अगर मार्केट मुझे बहुत अट्रैक्टिव रेट, बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं पैसा अपने पास होल्ड करूंगा या वहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा? ऑब्वियसली सर, आप पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर दोगे. सो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट. नाउ रीड दिस. Higher the interest rate, higher would be the opportunity cost of holding cash and lower will be the demand for money. Inverse relationship आ रहा है. Innovations such as internet banking, application based transfer and automatic teller machine reduce the need of holding liquid money. अब बेटा ये तो भलता पॉइंट इन्होंने उठा के लिख दिया. कैसे? ये तो आपके दिमाग में आया तो लिखना, नहीं आया तो छोड़ देना. So there exists a inverse relationship. जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उतना कम डिमांड फॉर मनी. Very good, Uma. 52 out of 60 is marvelous score. I told you, if you just score 28 marks more in your examination, then definitely you can cross 80 plus. And that target is realistic. You just have to ignore some stupid questions which are never asked in exam but are asked by, and I won't use stupid word for test series people, but there are some cheap test series who offer this certain, means I don't know, I don't want to use particular word for them, but I've seen they ask certain questions which are never asked in exam. They want to make the level high, but they should ask the question which is tough or have multiple adjustment rather than asking the question which never appears in exam. So I'm facing this problem in the recent past कि भैया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यही कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. अरे बेटा आता ही नहीं, क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं है तुमको, कभी नहीं आता.
सो फाइनली इफ यू सी लास्ट लेक्चर में मैंने MIRR भी आपको करवा दिया एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, नो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन MIRR, करवा दिया। क्यों नहीं करवा रहा, तब तक नहीं आता एग्जाम में, ज़रूरत भी नहीं है याद रखने की, पर करवा दिया। सर पूरा रिवाइज कैसे करते हैं, और सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कम मार्क्स के आते हैं, हाउ टू स्टडी। बेस्ट पार्ट यही है कि क्वेश्चन कम मार्क्स के आते हैं। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कम मार्क्स के आते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर तू टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट लिख के भी छोड़ देगा तो तेरे को कितने मार्क्स देगा, 2 में से 1 तो देगा। मैंने तो सिंपल तुम्हारे लिए टारगेट लेके रखा है कि भैया अगर मान लो 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ गया, 15 में से 15 स्कोर करने हैं। अब रही बात आपके 25 मार्क्स की, 25 में से अगर तू सिर्फ टू द पॉइंट ज़्यादा लेंथ नहीं लिख पा रहा है तो भी तेरे को 50% मार्क्स देता जाएगा। 25 में से भैया चल 10 तो देगा, 25 में से 10 तो देगा, कम से कम बेयर मिनिमम 10 तो देगा। 15 और 10 25 मार्क्स तो तेरे स्कोर हो गए। अब सर इसके बाद स्काई इज द लिमिट सर, इसके बाद तो जितना आप लिखते जाओगे इसके आगे ही मार्क्स बढ़ते जाने, तो इट्स वेरी इजी। कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज है, अभी मैं नाम किसी का नहीं लेता, उनका दो, सच में अच्छे हैं भैया। मैं तो लेता नहीं, मैं कंडक्ट करता नहीं मॉक टेस्ट। ICI के अच्छे हैं, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो, कुछ है अच्छे जो जेन्युइन है, सालों से करते आए, उनका करिए। ये जिनकी कोई अकेडमी नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई अकेडमिक नहीं है, जिनकी कोई क्लासेस नहीं है, बस ऐसे घर पे बैठ के 50-50 रुपये में स्टूडेंट से पेपर चेक करवा रहे हैं, उनको बोलते तुम पेपर बनाओ। वो क्या करते हैं, पादुका पब्लिकेशन उठा, पादुका पब्लिकेशन माने कि बेस्ट बुक है अब तक की, उसके बाहर से तो क्वेश्चन आते ही नहीं। पादुका पब्लिकेशन में से जो क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में वो क्वेश्चन डाल देते हैं, और पेपर सेटर बोलता है ठीक है 4-5 क्वेश्चन टफ डाल दे। अरे 4-5 क्वेश्चन इस टाइम पे तो टफ नहीं डाल सकता ना, पहले देख तो सही वो एग्जाम में आते हैं या नहीं आते, क्यों डाल रहे हैं। ICI मॉक दे दो, सही है यार। ICI के मॉक टेस्ट तुमको सबसे इजी लगेंगे, क्यों सर, रियलिस्टिक है, टीचर ने जो पढ़ाया वही आता है एग्जाम में। अरे ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा बाहर से, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। अब अपन इस पे बात नहीं करते हैं, अपन लेक्चर के बाद बात करेंगे। डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो मैं जो बोलते जाता हूँ वो सिर्फ सुनो, वापस सुनो, मैं बोलते जाता हूँ, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज रहेगी ना वही तुम्हें ऑडियो नोट में सुनने को मिलेगी, वही मैराथन में सुनने को मिलेगी, और इनडायरेक्टली आंसर में भी सुनने को मिलेगी। अब मेरी बात सुनो। द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी वॉज गिवन बाय सर आरविन फिशर। सर लगा देना, खुशी मिलती है। द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी वॉज गिवन बाय सर आरविन फिशर। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, द डिमांड फॉर मनी अराइजेस ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। As per quantity theory of money, supply of money is equals to demand for money. Demand for money is only for transaction purpose. That is, so demand for money is equals to P into T, where P is the general price level. बेटा P क्या, ये general price है, and T means number of transaction. Therefore, higher the P, higher the demand for money. Therefore, वापस से वही सेंटेंस रिपीट करो। Therefore, higher the general price, higher is the demand for money. T is assumed to be constant since full employment exists. ऐसा assume किया जाता है T is constant. Now एक पैराग्राफ छोड़ के इक्वेशन लिखनी है। M into V plus M dash into V dash is equals to supply of money is equals to demand for money is equals to P into T. Therefore, P into T is equals to MV plus M dash V dash, where M stands for money, V stands for velocity of circulation, M dash stands for credit money, V dash stands for velocity of circulation of credit money. वापस से सर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि ये ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए है। द डिमांड फॉर मनी इज ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। फिर आना नीचे बोलना डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल्स टू P इंटू T, सप्लाई इज इक्वल्स टू MV प्लस M dash V dash. Therefore, PT is equals to MV plus M dash V dash, where P is equals to general price level. Therefore, there is a direct relationship between demand and price. T is नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट पे T को कांस्टेंट माना जाता है। M के बारे में इन लोगों ने बोल रखा है क्वांटिटी ऑफ मनी, M डैश को बोल रखा है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, V डैश स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। बहुत इजी इसलिए आता है क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया है ना तुम्हें ICI के, जो टीचर पढ़ाता है, टीचर वही पढ़ाता है जो ICI में है। ICI के मटेरियल में जो है वही हम पढ़ाते हैं, पूरी बुक के अंदर से, पूरी की पूरी बुक के अंदर से। मुझे मालूम है मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करवाया है, वो क्वेश्चन भी स्टूडेंट मेरे सामने लेकर आ गया, मैंने बोला चल वो क्वेश्चन नहीं भी आता तो मैं तेरे को करवा देता हूँ। पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट पे भयंकर क्वेश्चन करवाए, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इन थियोरी से प्रैक्टिकल नहीं आता, इन थियोरी से थियोरी आता है, 3rd यूनिट से प्रैक्टिकल आएगा। आइए पढ़िए इसको। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, अभी सप्लाई की बात करें, सप्लाई इज इक्वल्स टू M इंटू वी प्लस M डैश V डैश।
T is a function of national income. C, since full employment prevail, T is fixed. The total volume of transaction T is multiplied with P. The demand for money PT is equals to supply of money. The total value of transaction PT is equals to MV plus M dash V dash. Therefore M into V plus M dash V dash is equals to P into T. पढ़िए, और फिर नोटेशन लिख रखा है, P का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है. आधा पेज भर सकते हो तुम इसमें. उनका टेस्ट कैसा है ये नहीं पता, पर कुछ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. उन लोग, उनकी तो अकेडमी है ना एक तरह से, तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कुछ अलग. 100 रुपये में टेस्ट सीरीज ले लो, 50 रुपये में ले लो, वो वालों की. समझ में आ गया, ये सिंपल था. नाउ डिस्क्राइब किनीशियंस व्यू. डिस्क्राइब्स किनीशियन व्यू ऑफ डिफरेंट मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी. तो भैया किनीशियन इज द थर्ड थियरी. किनीशियन थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, किनीशियन थियरी ऑफ होल्डिंग कैश. इन्होंने बोला द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज फॉर 3 रीजन. कौन कौन से 3 रीजन है सेठ? सबसे पहला ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकेंड है स्पेक्यूलेशन मोटिव, थर्ड है स्पेक्यूलेशन, सेकेंड है प्रिकॉशनरी मोटिव. तो भैया सबसे पहले आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है? ट्रांजेक्शन करने के लिए. दूसरी आवश्यकता क्यों आ रही? प्रिकॉशनरी मेजर रखने के लिए. और तीसरा भैया स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी करने के लिए. नॉट एग्जैक्ट सट्टेबाजी, बट टू एक्सप्लोर द बेटर अपॉर्चुनिटीज. अगला क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, फिर एक साथ इसको कंपेरेटिव टर्म्स में रीड करना. कंपेयर ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स एंड बाउमोल एंड टॉबिन. तो किनीशियन थियरी ऑफ इनकम, किनीशियन थियरी ऑफ मनी और बाउमोल की थियरी को बोल रहे हैं, और बोला जा रहा है कि किनीशियन थियरी के हिसाब से ट्रांजैक्शन डिमांड और बाउमोल और टॉबिन के हिसाब से ट्रांजैक्शन डिमांड को कंपेयर करो. तो पैसा होल्ड करने के 3 रीजन, ये तो मैं समझ गया. पहला मोटिव है कि भैया ट्रांजैक्शन नीड, दूसरा प्रिकॉशनरी, तीसरा स्पेक्यूलेटिव. अब वो बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन मोटिव जो है पैसा होल्ड करने का, इसके बारे में दोनों थियरी की क्या राय है? बहुत सिंपल है. किनीशियन थियरी क्या बोलती है? किनीशियन थियरी बोलती है कि ये जो ट्रांजैक्शन नीड है ये इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, यानी मार्केट में कितना भी रेट होने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम जो ट्रांजैक्शन के लिए पैसा रखा है वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करोगे. पर बाउमोल और टॉबिन की थियरी बोलती है कि भैया मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो तुमने जो खर्च करने के लिए पैसे रखे थे वो भी तुम मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे. अब पढ़ो इसको. अकॉर्डिंग टू किनीशियन, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इनइलास्टिक है. सर मनी इज इंटरेस्ट इनइलास्टिक, तो ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसे रखे आपने खर्च करने के लिए, मार्केट में कुछ भी रेट होने दो तुम इन्वेस्ट नहीं करने वाले. बट एज पर बाउमोल एंड टॉबिन इट इज इंटरेस्ट इलास्टिक. मार्केट में इंटरेस्ट मिला, बाउमोल और टॉबिन के हिसाब से तुम इन्वेस्ट कर दो, रखो मत अपने पास पैसा. मैं एक एआई बना रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा खर्चा चल रहा है उसके ऊपर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं नहीं कर रहा, डेवलप करवा रहा हूँ. उसमें मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ सिंपल. उसके अंदर आप लोगों को आईसीएआई के पैटर्न के सारे लेटेस्ट पेपर मिलेंगे. बहुत खतरनाक, एकदम फाड़ू लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे. डिफिकल्टीज रहेगी. आपको मिलेंगे 20 पेपर, हर सब्जेक्ट के 20 पेपर. एंड दोज 20 पेपर यू आर गोइंग टू गेट एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 500. पर बेटा उसके अंदर क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, और उसका मेरा फिर डिस्कशन वीडियो आएगा उसका. और ये आपको टोटली एक ऐप बेस्ड मिलने वाला है कि आपको जितनी बार जो देना है, जितनी बार करना है करो. उसमें मैं आके डिस्कशन एक बार रिकॉर्ड करके वीडियो आपको दे दूंगा. हर बार नए नए वीडियोस के अंदर अपडेट होते जाएंगे. तो ये बिल्कुल टेस्ट सीरीज का बिल्कुल मार्केट ही खत्म करना है मेरे को. पर कमाना नहीं है, जितना एप्लीकेशन का कॉस्ट है वो बेयर करना है, निकालना है. बेटा इंटरेस्ट इनइलास्टिक का मतलब होता है, इनइलास्टिक यानी इंटरेस्ट रेट मार्केट में कुछ भी होने तो आपको फर्क नहीं पड़ता है. आपने जो पैसा खर्च करने के लिए रखा है वो अपने पास रखोगे, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक. फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने. और इलास्टिक का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पास पैसा नहीं रख रहे. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है. आज मैं थोड़ा सेशन लंबा लेने वाला हूँ. आज मैं सेशन 7:30 तक लेने वाला हूँ. मैं टारगेट लेकर आया हूँ अपना आज 7:30 के ऊपर ले लेता था, पर उसके बाद फाउंडेशन है. आगे बढ़ते हैं जी. अब ये वाला ना क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करेंगे अपने. क्वेश्चन नंबर 16 सबसे एंड में करेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल मेक यू कंफ्यूज बना देगा. तो ये क्वेश्चन को बाद में करेंगे अपन, ठीक है. 16 बाद में. आइए 17 पे आते हैं. लिस्ट आउट द फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी.
क्वेश्चन भी बड़ा था वो। लिस्ट आउट द फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिमांड फॉर मनी इन द बाउमोल-टोबिन एनालिसिस और ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। हाउ डज अ चेंज इन ईच फैक्टर अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड? Examine the influence of different variable on the demand of money according to inventory theoretic approach. तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरी थियोरेटिक अप्रोच? सुन लो मेरी बात। मैंने अभी आपको किनीशियन थियोरी बता दी, मैंने आपको क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी क्यूटीएम बता दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे ये जो बड़ा क्वेश्चन है ना, ये ऑटोमेटिक कवर हो रहा है, क्यूटीएम पढ़वा दिया। अभी मैं आपको इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ इन्वेंट्री अप्रोच के अंदर, तो मैं बाकी बाद में जो इंडिविजुअल क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कवर करवा रहा हूँ। 16 आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन सारी चीजें पढ़ने के बाद भी इसकी लैंग्वेज भलती लैंग्वेज दी है, बहुत अजीब लैंग्वेज दी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन शायद नहीं करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं आएगा, इसमें से कोई एक छोटा सा पार्ट कोई आएगा, ठीक है? क्वेश्चन को एक छोटे से पार्ट पर आने वाला है, तो मैं आपको इंडिविजुअल थ्योरी पढ़ा दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वो प्योर थ्योरी दे रखी है वहाँ पे। आइए सर, बाउमोल एंड टोबिन, बाउमोल एंड टोबिन इन दोनों ने मिलकर एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल निकाला। इन्होंने कहा कि भैया जॉन मेनार्ड केन्स, देन एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, फिर सर आर्विन फिशर, ये सब कंफ्यूज कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट होना चाहिए मनी का। तो इन्होंने बताया कि हम इस पे इन्वेंट्री अप्रोच अप्लाई करेंगे। जैसे आप EOQ निकालते, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिमांड फॉर मनी निकालना है। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू √2 इंटू A इंटू T डिवाइडेड बाय C, जिसको O भी बोला जाता है कई बार। तो जिस तरीके से ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने सेम अप्रोच फॉलो किया। दे सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड द कैश, इनफैक्ट कैश इज ऑल्सो एन इन्वेंट्री, उन्होंने बोला, और उस पर इन्वेंट्री मॉडल लगा दिया, ठीक है? दे सेड दैट देयर आर 2 मीडिया ऑफ स्टोरिंग द मनी। आप पैसे को या तो अपने पास रख सकते हो या तो पैसे को बैंक में रख सकते हो। बैंक यानी इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी। अगर आप पैसे को अपने पास रखोगे तो बेटा आपको बैंक से बार बार विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। और पैसे को अपने पास रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगा। उसी तरीके पैसे को, सारे के सारे पैसे को बैंक में रखोगे तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन सर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। ये सेम इन्वेंट्री अप्रोच की तरह है। जब अपन EOQ फाइंड करते हैं, जब अपन कैरिंग कॉस्ट बचाने जाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने जाए तो कैरिंग कॉस्ट लग जाता है, वहां पे EOQ निकलता है, यहाँ पर भी आपको एक बैलेंस निकलता है मनी का। तो ये फॉर्मूला डिटरमाइन किया। लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो फॉर्मूला है ना 5 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। जिसने मैराथन देखा होगा उसको पता होगा ये 5 फैक्टर कौन कौन से हैं। TOONI, transaction cost, opportunity cost, possession of other asset, number of transaction and your income। जी, FM के कैश मैनेजमेंट में भी बाउमोल है। कल रात को मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन का, उसमें बताया। EOQ टूनी, यस सर टूनी, तो टूनी के बारे में बताना है अब हमको। तो हर क्वेश्चन में कभी टूनी के बारे में आएगा, कभी पोपी के बारे में आएगा। आई होप आपको पोपी भी याद होगा। टूनी के बाद पोपी आता है। पोपी किसका है सर? फ्रीडमैन का है। टूनी इनका है, टूनी पोपी पढ़ते हैं सर। The Baumol and Tobin developed a deterministic theory of transaction demand for money known as inventory theoretic approach, in which money or the real cash balance was viewed as an inventory held for transaction purpose. The factor that determined essentially viewed as inventory for held for transaction purpose. The factor that determined the demand for money in Baumol-Tobin analysis of transaction demand for money. पहला देखिए, an individual combines his asset portfolio into cash and bond in such proportion that his cost is minimized. सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर इंडिविजुअल इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है कि उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम से कम जाए। अब पोर्टफोलियो मैनेज करना मतलब क्या है सर? आधा पैसा वहां डालना, आधा पैसा अपने पास रखना। दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसा कहां पे पार्क कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। एन इंडिविजुअल विल चूज द नंबर ऑफ ट्रांसफर, नंबर इफ ट्रांसफर नहीं, नंबर ऑफ ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर आ गया, जिसको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बोल सकते हैं। एन इंडिविजुअल विल चूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। भैया वो ट्रांजेक्शन कम से कम रखना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेगा? ऑब्वियसली सर कम से कम रखना चाहेगा, ताकि उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम लगे। ये एन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एन डिनोट करता है, दिस इज एन।
An individual will choose number of transfer between money and bond so as to maximize the net profit from bond transaction and to minimize the overall cost. What he is saying, भैया T for transaction cost, opportunity cost, other asset, number of transaction and I stands for income. तो सबसे पहला इन्होंने कौन सा उठाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बोला कि इंडिविजुअल इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम से कम हो. दूसरा बोला नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम से कम रखने की कोशिश करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है ताकि उसका रिटर्न मैक्सिमाइज हो. द होल्डिंग इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड टेक्स प्लेस. वही वाला पॉइंट. हायर द नंबर ऑफ ट्रांसफर लेसर विल बी द एवरेज ट्रांजेक्शन बैलेंस होल्डिंग. चॉइस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेड which determines the split between money and bond. The transfer cost and the transaction cost refer to the fixed cost per transfer. ये इसकी बात कर रहे हैं. Transfer cost or the transaction cost refers to the fixed cost per transaction, that is brokerage, bank charge, etc. An increase in the transaction cost raises the marginal cost of the bond transaction and consequently the lower the number if such transactions. So it raises the transaction demand for money and lower the average bond holding balance. इतना मत लिखना, सीधा सा भैया बोलने का कि भैया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंडेंट है. इस तरीके से वो पैसा रखता है कि उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमाइज रहे. ठीक है. अदर असेट्स तुम्हारी बुक के अंदर लिख रखा है, अदर असेट्स पे भी डिपेंड करता है कि उसको पैसे की जरूरत है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कैश, आई हैव अदर एसेट, आई हैव बंगलो, आई हैव कार, आई डोंट रिक्वायर मनी. व्हाई विल आई कीप मनी विथ माई सेल्फ? आई कीप मनी इन द बैंक इटसेल्फ. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट. इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एज वेल. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. तो भैया घुमा फिरा के बोला है आपको 5.2 नहीं लिखना है इसके अंदर. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो स्ट्रेट अवे दिख कर आ गया. दिस पॉइंट्स आर हिडन बट दे आर समवेयर गिवन इन योर बुक. तो आपको ये लिखना है. विल यू बी एबल टू राइट अबाउट दिस टूनी? दे आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल. टूनी के बारे में लिखना है. उसी तरीके से फ्रीडमैन अप्रोच में बोला जाएगा पोपी. परमानेंट इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्फ्लेशन, प्राइस, एक्सेट्रा. बड़े बड़े तो करवाने पड़ेंगे ना. तुम सिर्फ सुनते जाओ मेरी बात, तुम ऑटोमेटिकली लैंग्वेज कर लोगे. मैं तो बोल ही नहीं रहा. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो लिखना तो पड़ेगा. बड़े क्वेश्चन करवाने से क्या है. क्वेश्चन मत करवाओ सर, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है. सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है बेटा. ये मेरा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन है. मेरा तो काम है, मैं पूरे के पूरे करवाऊंगा ना. आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं. एक्सप्लेन व्हाई बॉन्ड प्राइस मूव इनवर्सली विथ इंटरेस्ट रेट. ये तो एक एफएम वाला स्टूडेंट ही आंसर दे पाएगा. बॉन्ड का प्राइस, व्हाई बॉन्ड प्राइस मूव इनवर्सली विथ द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट से इनवर्स क्यों मूव करता है बॉन्ड का प्राइस? दो तरीके से बताता हूं. उन्होंने जो लिखा हो बाद में बताता हूं. पहला देखो, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू कूपन. कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? अपनी लैंग्वेज में ही समझाया. अपनी लैंग्वेज में तो समझाया मैंने. टूनी के बारे में समझाया है. अपनी लैंग्वेज से ही समझा रहा हूं. याद है सर? बहुत बढ़िया. अब देखिए, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू कूपन. केडी को मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँ भैया. केडी को इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, हाल फिलहाल के टैक्स को इग्नोर कर रहा हूँ. तो अब बताना, जब इंटरेस्ट का परसेंटेज छोटा रहेगा तब ये डेट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, या इंटरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू ऑफ डेट ज़्यादा आएगी? कौन से केस में वैल्यू ऑफ डेट ज़्यादा आएगी? कौन से केस में वैल्यू ऑफ डेट ज़्यादा आएगी? आप बताओ कौन से केस में वैल्यू ऑफ डेट ज़्यादा आएगी? कौन से केस में? अच्छा, जब इंटरेस्ट कम रहेगा. अच्छा, तो द्वितीय बोल रहे हैं जब इंटरेस्ट कम रहेगा तब वैल्यू ऑफ डेट ज़्यादा आएगी.
तो क्या हो गया बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया बॉन्ड की वैल्यू और इंटरेस्ट रेट के बीच में। अब दूसरी तरीके से समझाता हूँ, सही पढ़ा है मैंने, पक्का? ओहो, ठीक है, लिख के बता दो आप। दीदा। अच्छा ये तो छोड़ दो, दो एक बार लिख दो, चलो ये ले जाओ। इतना जब छोटा रहेगा इंटरेस्ट रेट इनवर्सली रिलेटेड, यस। सो भैया बहुत सिंपल सी चीज़ है, बॉन्ड रेट बिल्कुल इनवर्सली रिलेटेड से। अब अपन यहाँ पर इन्होंने जो समझाया वो देखते हैं। थैंक यू, भांजी है मेरी। हाँ जी, अब इनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये लोग क्या बोलने वाले, ध्यान से सुनना। सर एफएम का स्टूडेंट तो सीधा सीधा आंसर दे सकता है कि बॉन्ड रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का प्राइस इनवर्सली रिलेटेड है सर, ये तो कोई भी आंसर देता है। लेकिन अब इनके हिसाब से देखिए आंसर क्या है। करंट रेट, इन्होंने क्या बोला, करंट रेट एंड क्रिटिकल रेट। नमस्ते अनंत त्यागी, यस। तो भैया करंट रेट एंड क्रिटिकल रेट का कंपैरिजन किया। करंट रेट यानी आज का रेट, क्रिटिकल रेट यानी कि आने वाला रेट। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर करंट रेट चल रहा है 10% और आने वाला रेट है 20%, मुझे एक सिंपल सा जवाब चाहिए, मुझे एक सिंपल सा जवाब चाहिए। अगर मैं आज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता हूं 10% से, तो भैया मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में चला गया उनके साथ, अब तो जन्मों जन्मांतर तक 10% ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन आगे जाके तो भैया नए बॉन्ड 20% पे आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा बॉन्ड क्या हो गया सर, मेरा बॉन्ड जो हो गया वो लोअर वैल्यू का हो गया सर, अनअट्रैक्टिव हो गया, ऑटोमेटिकली फ्यूचर में उसका प्राइस गिर जाएगा। तो भैया जब मुझे पता चल गया कि आगे जाके रेट बढ़ने वाला है, आज रेट कम है, तो ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए सर, ऐसे समय मुझे अपना पैसा कैश फॉर्मेट में रखना चाहिए, फ्यूचर में जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। और सर अगर इसका रिवर्स सिनेरियो हो गया तो सर, अगर आगे जाके आज मुझे 30% मिल रहा है बॉन्ड पे, मैं तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में चला गया जन्मों जन्मांतर तक के लिए। लेकिन अगर फ्यूचर में रेट 20% होने वाला, तो माय बॉन्ड विल बी अट्रैक्टिव, माय बॉन्ड वैल्यू विल इंक्रीज बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव। सो व्हाट आई विल डू, आई विल विड्रॉ ऑल द मनी एंड आई विल इन्वेस्ट इन द बॉन्ड। तो भैया बहुत सिंपल है, अगर करंट रेट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल रेट, सारा पैसा बॉन्ड में डाल दो। और सर अगर ऐसा सिनेरियो है तो भैया केस में रखो। डिड यू गेट दिस? क्रिटिकल बेटा, उमंग तूने मैराथन देखा है क्या? उमंग मैराथन देखा है आपने? उमंग मैराथन देखा है आपने? आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, आई एम सॉरी, मैंने फैन ऑन कर दिया था, मैं बंद कर देता हूँ। आवाज में डिस्टर्बेंस, रिमोट कहाँ गया एसी का, वो दिखना, हाँ मिल गया। उमंग, उमंग मुझे बताइए आपने मैराथन देखा है या नहीं? नेशनल इनकम का देखा है बेटा, फिर आपको कैसे समझेगा, इस सारे कॉन्सेप्ट में रटवा चुका हूँ वहाँ पे, इतना इजीली समझा चुका हूँ। पहले मैंने इसलिए बोला उतना तो देखो बैच में, फिर उसके बाद समझ में आएगा। नहीं नहीं बेटा, फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे फिर मैराथन में समझाया ही क्या है, मैंने समझाया ही क्रिटिकल रेट और करंट रेट। और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ क्रिटिकल रेट यानी आगे आने वाला रेट, करंट रेट यानी आज का रेट। तो बेटा वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आइए सर यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन वाई बॉन्ड प्राइस मूव इनवर्सली टू द मार्केट। अब लैंग्वेज समझेगा इनकी। द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड। अ राइज इन मार्केट रेट, बेटा मार्केट रेट राइज होने वाला है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। इन्वेस्टर हैव रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन ऑफ नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट एंड कंपेयर विद द करंट रेट।
विद सच नॉर्मल एंड क्रिटिकल रेट। नॉर्मल यानी क्रिटिकल रेट, नॉर्मल या फिर क्रिटिकल रेट यानी आगे जाके आने वाला रेट, वो क्या करता है, कंपेयर करता है, जो मैंने आपको कंपेरिजन करके बताया। इफ वेल्थ होल्डर कंसिडर दैट, सर वो क्या सोच रहा है, करंट रेट इज हायर। सर करंट रेट हायर था तो अपन क्या कर रहे थे, करंट रेट हायर था तो अपन बॉन्ड में पैसा लगा रहे थे। करंट रेट इज हायर कंपेयर टू नॉर्मल क्रिटिकल रेट, देन ही एक्सपेक्ट अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या सर, करंट रेट हाई है, आगे जाके बॉन्ड का रेट गिरने वाला है, बॉन्ड का रेट गिरेगा, मेरा बॉन्ड अट्रैक्टिव बनेगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। एट हाई करंट रेट ही विल कन्वर्ट कैश इनटू बॉन्ड। क्यों सर, क्यों कर रहा है वो छोड़ दे, आपको सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप बताना है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग दिस गाइज? मक्खन क्वेश्चंस, सर वो भी लोकल वाला, यस यस यस, इजी जा रहा है ना, दैट्स इट, अपने को बस यही है। अब देखिए, कन्वर्सली इफ द वेल्थ होल्डर कंसीडर दैट इंटरेस्ट रेट एज लो, क्या बात कर रहे चैप्टर, ये यूनिट खत्म होने आ गया, क्या बात है। कन्वर्सली इफ द वेल्थ होल्डर कंसीडर दैट करंट इंटरेस्ट रेट एज लो, भैया अभी का रेट कम है, फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है, मेरा बॉन्ड आगे जाके अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, आगे जाके रेट बढ़ने वाला है, यानी आज मेरे बॉन्ड की प्राइस गिर जाएगी, मुझे आज तो कैश में रखना चाहिए, कंपेयर टू द क्रिटिकल रेट, देन ही एक्सपेक्ट द रेट टू राइज इन फ्यूचर। वो क्या सोच रहा है, फ्यूचर में रेट बढ़ेगा और इससे क्या होगा भैया, सर बॉन्ड प्राइस गिर जाएगा और वो सारा का सारा कैश में रखने की कोशिश करेगा। क्यों कैश में रखेगा, सर अगर बॉन्ड में रख दूंगा आगे जाके बॉन्ड गिर जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा, जबरदस्ती कम इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। सर बुक ओपन है सर, अभी मार्क कर रहा हूँ, करिए करिए कोई बात नहीं, मार्क है करिए, लेकिन ये मैं करवा चुका हूँ मस्त। मैंने मैराथन के अंदर ना, मेरे को कितनी गालियाँ पड़ी, सर 11 घंटे का मैराथन कौन लेता है, मैंने बोला नहीं मैं लेगा, तुमको पुराना वाला चाहिए पुराना वाला भी डलेगा, अभी 2 दिन में पुराना भी डलेगा, दोनों देखो तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें 8 घंटे का चाहिए 8 घंटे में चाहिए, 11 घंटे में चाहिए, बहुत डिटेल में सब जाए, वहाँ 11 घंटे दोगे ना, ये सब में तकलीफ नहीं जाएगी, ठीक है। बस इतना ही बताना है, एक्सप्लेन वाई बताना चाहिए था, इन्होंने इंपैक्ट भी बता दिया क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला जस्ट एक्सप्लेन वाई इट इज इनवर्सली रिलेटेड, तो आपको बताना है कंपेयर करके। सर देखो मैंने ये बता दिया, ठीक है, ये पोस्ट किनीशियन थियरी, पोस्ट किनीशियन थियरी मैं अभी बता देता हूँ आपको, सिर्फ रीड कर देता हूँ, फ्रीडमैन थियरी रीड करके बता देता हूँ, बाउमेल एंड टॉबिन कंप्लीट कर लिया मैंने, आपको बता दिया, किनीशियन थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बता दिया, कैश बैलेंस अप्रोच, नियो क्लासिक अप्रोच मैं अब भी बता देता हूँ, क्यूटीएम बता दिया। आइए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, न्यू वाला डिटेल्ड है, उसमें मैं रटवा दिया, चौथा चैप्टर भी रटवा दिया तुमको, सिर्फ 2 यूनिट छोड़ के। आइए सर अभी अपन पढ़ते हैं कैश बैलेंस अप्रोच से, तुम्हें मैं थियोरी सुनाता हूँ, सिर्फ सुनते जाओ फिर मक्खन हो जाएगी थियोरी। सर कैश बैलेंस अप्रोच और नियो क्लासिक अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच, दिस अप्रोच वॉज गिवन बाय 2 दोस्त, एल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगो, बाकी लोगों का नाम नहीं लिखते अपन, तो सर एल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगो ने ये अप्रोच दिया। दे सेड दैट द डिमांड फॉर कैश is not only for transaction purpose but also for precautionary need। भैया इंसान को थोड़ा पैसा अपने पास प्रिकॉशनरी नीड के फॉर्मेट में भी रखना पड़ता है। बैलेंस ही कैन कीप इन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, यानी कि क्या सर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलती थी सारा का सारा पैसा ट्रांजेक्शन के लिए जितना लगेगा उतना अपने पास रख, बाकी बॉन्ड में रख। फिर नई थ्योरी आई, नियो क्लासिक अप्रोच आया, वो बोलता नहीं कैश प्लस सॉरी ट्रांजेक्शन प्लस प्रिकॉशन के नाम पे पैसा रख, बचा हुआ पैसा तू मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दे, बराबर है कि नहीं। तो इसी को इन्होंने बोला है कि प्रिकॉशन का मतलब होता है हेज करना, खुद को बचा के चलना, सो इट इज द हेज्ड अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। देन दे गेव अ फॉर्मूला MT इज इक्वल्स टू KPY, ये फॉर्मूला कोट कर देना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। MD मीन्स डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू K स्टैंड्स फॉर कैम्ब्रिज K, विच मीन्स प्रपोर्शन ऑफ मनी विच पीपल वांट टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड PY इज नॉमिनल इनकम। ये यहाँ पे लिखा नहीं, आपको चार्ट में मिलेगा, आपको वही लिखना है, जितना चार्ट में लिखा है उतना ही लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू द नियो क्लासिक अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच विच वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड AC पिगो, 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। The demand for money is not only for the transaction purpose but also for precautionary need, ठीक है। Then they gave the formula demand for money M into MD, that is demand for money is equals to KPY। K stands for proportion or the percentage, जैसा अपना marginal propensity to consume था वैसा इनका K, and PY is the income। Today you save money, tomorrow it will save you, क्या बात है, you save money, tomorrow it will save you, सही बात है।
तुम लोग पीछे रह गए बेटा, पता है तुम लोग भयंकर पीछे रह गए, तुम लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैंने इन्वेस्टिंग की लत लगा दी है। अब ये बात है कि थोड़ी सी उनको अब भूख उठ चुकी है, पैसा कमा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, उसके अंदर रोक लिया है मैंने उनको, लेकिन वो लोग आगे निकल गए। तुम लोग भी इन्वेस्ट करना चालू करो। फिर अपन पढ़ते बेटा कीनीशियन थियरी। अब सुनना मेरी बात, कीनीशियन थियरी ऑफ कीनीशियन थियरी is also called as liquidity preference theory. According to this theory, there are three motive for holding money. ट्रांजेक्शन के लिए तो रखना ही रखना है, आरविन फिशर की बात सुनो। उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल एसीपी ने क्या बोला है कि सर प्रिकॉशन के नाम पे भी रखो, तो वो भी रखो। और लास्ट में उन्होंने बोला स्पेकुलेशन के नाम पे भी रख लो, कि कल करके मार्केट में और बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया बॉन्ड में पैसा लगा दो, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, लगा दो। अरे कीनीशियन थियरी बोलती है कि भैया तू कुछ पैसा अपने पास रख, पता चला 12% तू गवा रहा है लेकिन 20% की देखो अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो थोड़ा पैसा तो रख अपने पास। लेकिन अगर मार्केट में एकदम से तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लगा दे वो पैसा भी। यानी कि कीनीशियन थियरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ये बोलती है कि ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन तीनों के नाम पे पैसा रखना है। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो तूने पैसा रखा है, इट इज इनकम इनइलास्टिक, इंटरेस्ट इनइलास्टिक, यानी इंटरेस्ट कितना भी होने दे, ट्रांजैक्शन के नाम पे तूने जितना खर्च करने के लिए पैसा रखा है वो तो रखेगा ही अपने पास, इन्वेस्ट नहीं करेगा। प्रिकॉशनरी मेजर इज समवॉट इलास्टिक, अगर बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो भैया तुमने सेफ्टी के लिए जो पैसा रखा था वो भी इन्वेस्ट कर दोगे। एंड स्पेक्युलेटिव नीड इज इंटरेस्ट इलास्टिक, जितना ज्यादा इंटरेस्ट आप स्पेक्युलेशन का पैसा उसके अंदर डाल दोगे। पारस अच्छा है, निप्पॉन के अच्छे हैं, रिलायंस के शेयर लिए तो अच्छा कमा लिया होगा, एग्जाम के बाद चालू है सर, आप हेल्प करें। डेफिनेटली लिक्विड फंड ठीक है। हाँ तो वही ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस आती है ना लोगों के अंदर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उसके पीछे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। और यही तुम्हारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि जो तुम्हारा फट्टू बिहेवियर है, ये बराबर बराबर टोबिन साहब ने पकड़ लिया। टोबिन साहब ने पकड़ लिया तुम्हारा बिहेवियर, थ्योरी दे दी उन्होंने। तुम लोग इन्वेस्ट नहीं करते ना मार्केट में, उन्होंने थ्योरी दे दी, पोस्ट कीनीशियन थ्योरी यानी कीनीशियन थ्योरी के बाद वाली थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी आती है इसमें रिस्क थ्योरी। रिस्क थ्योरी किसने दी है? रिस्क थ्योरी वाज गिवन बाय टोबिन। तो बाउमोल टोबिन ने इन्वेंटरी अप्रोच भी दिया, उसमें से टोबिन ने एक सेपरेटली, भैया अकेला भी मेरे पास कोई थ्योरी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक और थ्योरी दे दी, टोबिन साहब ने रिस्क थ्योरी दे दी। ध्यान से सुनिएगा, टोबिन एनालाइज द रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड गेव द रिस्क थ्योरी। उसने क्या बोला, भैया लोगों का रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर है, लोग रिस्क अवॉइड करते हैं, इसलिए लोग लिक्विडिटी की प्रेफरेंस चाहते हैं। जैसे कि आप लोग, आप बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस होनी चाहिए, अपने पास कैश, भैया मार्केट में इंटरेस्ट मिले ना मिले, रिटर्न मिले ना मिले, द रिटर्न ऑन द कैश, रिटर्न ऑन मनी इज मोर सर्टन देन रिटर्न इन मार्केट। यही आप लोग बोलते हैं मार्केट में, चल भाई बढ़ा तो बढ़ा लेकिन डूब गया, तो इससे बेटर है मेरे पास जीरो रिटर्न आ रहा है, जीरो इज बेटर देन नेगेटिव। तो ये बिहेवियर इन्होंने एनालाइज किया, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क थ्योरी। सो टोबिन एनालाइज्ड द रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। इन्होंने बोला कि भैया अभी ये कौन था, किसने बोला लिक्विडिटी प्रेफरेंस? उमंग बोलता है, वो बोला, उसने उमंग को एनालाइज किया, उसने बोला कि I analyzed the behavior of individual and I reached to the conclusion that people demand liquidity. They have liquidity preference. But if the interest rate rises beyond a certain point, उमंग का ना पेशेंस टूट जाएगा और वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा मार्केट में। So he said that first everyone is risk averse. सर वो हर कोई अपना रिस्क अवॉइड करता है, but after a point of time एंड अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। सर एक बार इंटरेस्ट रेट निकल गया तो खून खौल जाता है, फिर अपन इन्वेस्ट कर देते हैं। ही सेड दैट देयर आर टू मीडिया ऑफ स्टोरिंग मनी। पैसे को या तो कैश में रख सकते हो या तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। लोग अपनी रिस्क एपेटाइट, सर नमक स्वाद अनुसार, रिस्क औकात अनुसार लोग ये रखते हैं। तो भैया जिसको ज्यादा रिस्क चाहिए वो बॉन्ड में डाल देता है, जिसको नहीं चाहिए रिस्क को कैश में रखता है। तो उन्होंने बोला कि भैया लोगों को अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार पोर्टफोलियो बनाने दो। तो ये थ्योरी बहुत सिंपल गई। इस थ्योरी ने बोला कि लोग अपने बिहेवियर के हिसाब से कैश या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। टोबिन और बाउमोल ने इन्वेंटरी अप्रोच बनाया, बोले ये काम का नहीं है। कीनीशियन की थ्योरी सुनी नहीं अपन ने, कीनीशियन थ्योरी सुनी नहीं, एल्फ्रेड मार्शल एसीपी की बात सुनी नहीं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सुनी नहीं, रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर अपन फॉलो करते हैं। बात समझ में आई आपको? उमंग टू टैग कर सीख कैसे करते हैं? टैग करना सीखा कैसे करते हैं? एट ओवर प्राइस है
इंडेक्स फंड नहीं, इंडेक्स फंड एट टाइम्स ओवर प्राइस लगते हैं। अगर तू आज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है ना, हो सकता है एक साल भर के लिए वो ओवर प्राइस रहे, लेकिन इसको क्रॉस करके तो जाना ही है ना, उसने तोड़ के तो जाना ही है। तो तुम ऐसा समझो, कभी भी इंडेक्स फंड में तुम डालो ना, एक साल भर तक हो सकता है तुमको रिटर्न ना दे, ठीक है। एक साल में वो गिर के वापस, ऐसा कोरोना के टाइम पे कितना रिवाइव किया, मार्केट में करेक्शन होने वाला है पर वो तो हमेशा होता रहता है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तुम 5 साल पहले का उठा लो, मार्केट बहुत गिरा हुआ था सर, 25,000 से भी नीचे था सर, आज 40,000 के ऊपर चला गया, 40,000 को टच कर रहा है। देयर इज नो नीड टू वरी, इन्वेस्ट इन ETF, आराम से इन्वेस्ट करो। सर ये थेरीज पूछ लिया, अब अपन आते हैं इजी पार्ट के ऊपर, मनी सप्लाई। एक फ्रीडमैन थ्योरी रह गई। फ्रीडमैन थ्योरी में चाहता हूं कि आप पढ़ लो, लेकिन मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं। फ्रीडमैन थ्योरी क्या बोलता है, डिमांड फॉर मनी इज लाइक डिमांड फॉर एनी अदर कैपिटल एसेट। बाउमुल और टॉबिन उसको इन्वेंट्री यानी कि करंट एसेट मान रहे थे, और फ्रीडमैन अप्रोच इसको बोलता है इट इज द डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। The demand for money is not dependent just on your current income, but it is dependent on your permanent income. For example, मेरी इनकम महीने की है 3 लाख, फिर भी मेरे को डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा है। उमंग की इनकम है 10,000, फिर भी उसको डिमांड फॉर मनी कम है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमानेंट इनकम ऑलरेडी है। उसके मम्मी पापा दादा परदादा ने ऑलरेडी इतनी इनकम बना रखी है कि उसको करंट इनकम की जरूरत ही नहीं, करंटली वो डिमांड फॉर मनी रेज ही नहीं करता है। और मेरे केस में उन्होंने कुछ बना के नहीं रखा, तो भैया मेरे को इनकम बहुत ज्यादा लगती है। सो अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन, इसको कुछ लोग फ्राइडमैन बोलते हैं, 2 पार्ट में तोड़ के, बेटा फ्राइड तला हुआ आदमी नहीं है, इट इज द फ्रीडमैन थियरी। So Friedman theory said that the demand for money is like demand for any other capital asset. It is the permanent income and not the current income which determine the demand for money. And then 4 factors are given: POPI, permanent income, opportunity cost, inflation, and income. It is the total income, permanent income, which represent permanent income. अब सर सवाल आते हैं परमानेंट इनकम कैसे निकलता है। परमानेंट इनकम निकलता है फ्यूचर कैश फ्लो को एक डिस्काउंट करना एक रेट से। अब आपका सवाल है कि डिस्काउंटिंग रेट कैसे आएगा। 5 कैपिटल का मिक्सचर है सर, मिश्रण है। 5 कैपिटल कौन कौन से, मनी कैपिटल, बॉन्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो बहुत सिंपल है, परमानेंट इनकम कैसे निकलती है, आने वाली सारी फ्यूचर इनकम को तुम डिस्काउंट कर दो डिस्काउंटिंग रेट से। डिस्काउंटिंग रेट इज द एवरेज ऑफ 5 कैपिटल, मनी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, बॉन्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट प्राइस लेवल, ये P हो गया, ये दूसरा P आएगा। प्राइस लेवल, अगर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे होते, कोई ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, और इन्फ्लेशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। ओवर प्राइस है MRF तो लेना ही मुश्किल है। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि अगर तू लेबर को एम्प्लॉय करता है, कोई काम में लेबर को एम्प्लॉय करता है, ठीक है, मजदूरी करवाता है, 200 रुपये देता है लेबर को, और वो लेबर की मजदूरी से तो 500 रुपये कमा रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 250% हो गया। तो ये है उसके ऊपर का रिटर्न। कैपिटल, इक्विटी के ऊपर का रिटर्न, स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न। इसके पास सुपर स्टिकर्स वगैरह है क्या? आज मेरे चैनल पे ज्वाइन का फीचर आ रहा है या नहीं आ रहा? चैनल पे ज्वाइन का फीचर आता है या नहीं मेरे? नेक्स्ट आइए बेटा, ये यूनिट बहुत इजी है, ये मजा दिलाएगा यूनिट। वैसे भी ये यूनिट के अंदर से प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा आने वाला है, पर फिर भी एक बार क्विक रिवाइज हो जाए। नहीं आ रहा अब तक? अरे रे, करना पड़ेगा आज कुछ। बच्चे बोलते हैं सर आप ऐड भी लगाते हो, क्या करोगे सर ऐड का? परेशानी होती है। मैं बोलता है यार फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लाखों का सिस्टम लगा रखा है, ऐड तो लगाने दो। दिन भर के आते ही कितने, उससे ऐड के कुछ ज़्यादा आते नहीं है। द थिंग इज ऐड जब मैं लगाता हूँ ना, तो गूगल फिर प्रमोट करता है, 10 लोगों को और सर्च में दिखाता है। ऐड हटा दो ना, तो वो खुद ही प्रमोट नहीं करता, क्योंकि उसको कमाने को नहीं मिल रहा, फिर वो सिर्फ एक ऐप की तरह यूज़ करने देता है। फ्री स्टिकर है उससे भेजा है, ओके। डैश करो सर, करो कुछ करो, करो सर करो कुछ करो। ये मैं यूट्यूब में ऐड नहीं आता, मेरे यूट्यूब में ऐड नहीं आता। अच्छा प्रीमियम ले रखा है। अच्छा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करेंसी इशूड अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये यूनिट अब जेन्युइनली अच्छा है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या बोलता है? अर्लियर
कोई भी कंट्री उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व या फिर फॉरेन रिजर्व रहता था या फिर मेटल का रिजर्व रहता था. बट नाउ एवरी कंट्री हैज अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, वेयर बाय कीपिंग द मिनिमम रिजर्व दे कैन प्रिंट एज मच मनी दे वॉन्ट. पढ़िए, the central bank is empowered to issue currency to any extent keeping only minimum reserve of gold and foreign security. ये आपकी इंस्टीट्यूट की आंसर की लेंथ है भैया. ये जो आंसर की लेंथ वेरी हो रही है ना, ये मैं नहीं कर रहा, ये इंस्टीट्यूट की बुक के हैं. डिफाइन क्रेडिट मनी, और आपको पता होगा शायद, मेरे को पता नहीं दूसरों के क्वेश्चन बैंक के बारे में, बट आई वाज द फर्स्ट टू बाइफरकेट एवरीथिंग बिटवीन यूनिट्स. सबसे पहले मैं ही था जिसने हर चैप्टर को यूनिट्स में बांटा है. इंडिया के अंदर सबसे पहले यूनिट्स में बांटने वाला मैं ही हूँ क्वेश्चन बैंक को. इसकी लेंथ को मॉडिफाई करने वाला मैं ही हूँ. आज मेरा कंटेंट बहुत लोग यूज करते हैं, बट ये मैं ही हूँ जिसने मॉडिफाई किया है. डिफाइन क्रेडिट मनी. नाउ व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी इज द मनी क्रिएटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग. सर, बोरिंग और लेंडिंग ये प्रोसेस के बीच में जो एडिशनल मनी क्रिएट करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसको बोला जाता है क्रेडिट मनी. अगेन, सो क्रेडिट मनी इज द मनी विच इज क्रिएटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थ्रू देयर लेंडिंग एंड डिपॉजिट फंक्शन. लेंडिंग एंड डिपॉजिट फंक्शन, बोरिंग एंड लेंडिंग फंक्शन. इसका क्रिटिकल वर्जन बताता हूं. क्रेडिट मनी इज द मनी क्रिएटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विच इज द सप्लाई रिस्पॉन्स to the various policies of RBI. शायद ये लैंग्वेज तुम्हें ना समझे, पर ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी पहली वाली. The credit money is the money which is created by scheduled commercial bank in the process of borrowing and lending. Bank create money supply in the process of borrowing and lending transaction with the public. Money so created by commercial bank is called as credit money. The total supply of the money in economy is determined to the extent of the credit created by commercial bank in the economy. What they are saying is कि sir, total money is equals to normal money, high powered money, fiat money, based money, central bank money, reserve money, सब एक ही नाम है, प्लस क्रेडिट मनी. तो जितना ज्यादा क्रेडिट मनी उतना ज्यादा टोटल मनी सप्लाई हो जाता है. लल्लन टॉप न्यूज़ की तरह करो सर, उनकी वीडियो में यूट्यूब को ऐड देते हैं और वीडियो के अंदर भी ऐड डाल देते हैं सर. वो एग्जॉस्टिव है. एग्जॉस्टिव यानी कि सर ये तो एग्जॉस्टिव का बाप है सर. लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट एक आधा क्वेश्चन बाहर से पूछ लेता है एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट. सर, बुकिश नॉलेज नहीं आता, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ. मेरा ये दावा है कि बेटा मैराथन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है. ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैराथन भी स्ट्रांग हो रहा है, क्वेश्चन बैंक भी तुम्हारे साथ रेडी हो रहा है, और जब चाहे स्टूडेंट इसको रेफर कर सकता है फ्यूचर में. बट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम रेफरिंग द सेम लैंग्वेज विच आई हैव रेफर्ड इन मैराथन. वहाँ पे तो रटवा रहा हूँ मैं तुमको, बाकायदा रटवा रहा हूँ. सो दिस इज द क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी इज द मनी विच इज क्रिएटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन बोरिंग एंड लेंडिंग फंक्शन. इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी बेसिकली डिपेंड करती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कितनी क्रेडिट मनी क्रिएट कर सकता है, ये डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी पर. क्रेडिट मल्टीप्लायर्स पे वर्क करता है, पढ़ने वाले हैं पेपर. लिस्ट आउट द कंपोनेंट ऑफ M1. ये आपको आना चाहिए. है क्या बड़ा टेबल जिसमें M1, M2, M3, M4 एक साथ दिया है? आइए सर, ये याद कर लो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे. सबसे पहले M1 कैसे बनता है सर? M1 बनता है करेंसी, नोट एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट नहीं, नेट डिमांड डिपॉजिट. नेट का मतलब क्या होता है? टोटल डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट. बताता हूं इसके बारे में. सो करेंसी, नोट एंड कॉइन्स विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई बन गया सर. अब यहां पे सर ये वर्ड क्यों आता है, इंटर बैंक क्यों आता है? अगर तुम पब्लिक की डेफिनेशन पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू अवर सप्लाई यूनिट, मनी का मतलब होता है मनी विच इज हेल्ड विथ पब्लिक. सॉरी, पब्लिक का मीनिंग समझोगे तो पब्लिक का मीनिंग क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है सर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, बैंक और आरबीआई को छोड़ दो, बाकी सब, यानी हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, कॉसी गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, IMF, फॉरेन बॉडीज, ये सारी चीजें सर पब्लिक में आता है. तो भैया मेरा बैंक कोटक, मैं कोटक हूं, कोटक का डिपॉजिट HDFC में और HDFC का डिपॉजिट मेरे पास है, तो ये वाला डिपॉजिट क्या पब्लिक के पास गया? ऑब्वियसली नहीं सर. हम दोनों वैसे भी पब्लिक में आते नहीं है, कोटक और HDFC वैसे भी पब्लिक में आता नहीं, तो हमारा एक दूसरे के पास जो डिपॉजिट पड़ा है उसको एक्सक्लूड करो. इसलिए इन्होंने बोला है नेट डिमांड डिपॉजिट विथ
शेड्यूल कमर्शियल बैंक और बैंकिंग सिस्टम. डिड यू गेट दिस? M1 बन गया. सर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सो M1 स्टैंड्स फॉर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट. It is called as CASA deposit. If you don't know meaning of CASA, CASA means current account, savings account, and other deposits are there. M1 के अंदर आपको ऐड करना है पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट. पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आपको बन गया M2. M3 बनाने के लिए क्या करना है? M2 नहीं लेना, M1 लेना है और उसके अंदर लेना है नेट. पहले डिमांड डिपॉजिट लिए थे, अब टाइम डिपॉजिट लो. पहले शॉर्ट टर्म लिए थे, अब लॉन्ग टर्म ले लो. नेट टाइम डिपॉजिट. एंड M4 कैसे बनेगा? M3 को ले लो and total deposit with post office excluding national savings certificate, because national savings certificate represents certain portion of money which is invested in certificate and they are bound with lock in thing. लॉक कर दिया है सर, वो पैसा अभी 5 साल तक मार्केट में आ नहीं सकता. सो इट इज नॉट द मनी एनी मोर. पता नहीं यार विकास, पता नहीं. अब तक हुई है 4 एग्जाम. अपना वैसे भी इंस्टीट्यूट ज़्यादा सुनता नहीं है, तुम लोगों को तो एक्सपीरियंस है. इंस्टीट्यूट अपनी ज़्यादा सुनता नहीं है वैसे भी, तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकता. पता नहीं, मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ सब कुछ याद दिलवाने की, याद रखवाने की, चाहे कुछ भी हो जाए. सो भैया M1 में क्या क्या आता है? कंपोनेंट M1 इंक्लूड करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक पीपल प्लस नेट. यहाँ पर प्लस नेट वर्ड लिख देना. नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, कासा डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. सर M1 और M2 में फर्क क्या है? M1 के कंपोनेंट बता देना. M1 के कंपोनेंट बता देना. M2 कैसे बनता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट. M1 इज कॉल्ड एज नैरो मनी. M3 इज कॉल्ड एज ब्रॉड मनी. सो आई कैन से M1 से M3 तक जाने तक मनी नैरो से ब्रॉड हो रही है. देन आई कैन से दैट M1 इज नैरो मनी, M2 is somewhat broader, not exactly broader, पर इसके अंदर ज्यादा स्कोप है. सर स्कोप कैसे ज्यादा है? इसमें कुछ ही एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा, तो इट इज ब्रॉडर. M2 is broader concept. It is not called as broad money. M3 is called as broad money, but it is broader than M1. What is the rationale behind inclusion of net demand deposit in supply measurement? पढ़ो, तुम ही आंसर दे दो इसका. सर नेट डिमांड डिपॉजिट क्यों? क्योंकि सर डिमांड डिपॉजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? जनता का पैसा तुम्हारे पास. डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या है सर? डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग डिपॉजिट. सर सेविंग डिपॉजिट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का पैसा तुम्हारे पास है. सर ये तो वैसे भी पब्लिक का पैसा है, लेकिन सर इसके अंदर नेट वर्ड क्यों डालते हैं? नेट वर्ड इसीलिए डालते हैं क्योंकि नेट रिप्रेजेंट इंटर बैंक डिपॉजिट को लेस करना. डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट इज कॉल्ड एज नेट डिमांड डिपॉजिट. सर डिमांड डिपॉजिट रिप्रेजेंट पब्लिक सेविंग. सर हमारी सेविंग है वहां पे, तो ये भी तो मनी है. लेकिन इंटर बैंक डिपॉजिट को हटा दिया जाता है बिकॉज बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पीपल. सर नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड नॉट देयर टोटल डिपॉजिट दैट गिव इंक्लूड इन द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. मनी इज डीम्ड एज समथिंग हेल्ड बाय पब्लिक सिंस इंटरबैंक डिपॉजिट आर नॉट हेल्ड बाय पब्लिक, दे आर नेटेड ऑफ. तो इन्होंने बस उतना ही बोला है कि नेट क्यों क्या है. क्वेश्चन देखो क्या बोला है. व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट. तो तुम्हें बताना है नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या. सर डिमांड डिपॉजिट यानी जनता का पैसा, वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए, लेकिन इंटरबैंक डिपॉजिट लेस करना पड़ेगा, तब जाके आप नेट डिमांड डिपॉजिट पे आओगे. इंटरबैंक इसलिए लेस कर रहे क्योंकि दे आर नॉट पब्लिक. सर ये समझा क्या यहां तक? मुझे बताओ. अरे बाप रे, तुम्हारे लिए न्यूज़ है. ओयोस 26-year-old फाउंडर रितेश अग्रवाल वेल्थ ड्रॉप 40% इन अ ईयर टू 4,500 करोड़. सर ये 40% इसकी वेल्थ गिरने के बाद 4,500 करोड़ की वेल्थ है. 40% गिरने के बाद 4,500, कहने को तो मेरे जितना है 26 साल. किस्मत का खेल भैया. What do you mean by reserve money? Reserve money is just like M1. Reserve money is just like M1. You have to pick one amount and add another. भैया M1 कैसे बनता है? M1 बनता है करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स विद RBI.
रिजर्व्स मनी सेम, लेकिन इसमें सेकंड एलिमेंट हटा दो, नेट डिमांड डिपॉजिट हटा दो, उसकी जगह बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई डाल दो। क्या बोला मैंने? बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। रिजर्व मनी इज कंप्राइज्ड ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, दैट इज करेंसी नोट एंड कॉइन विद पब्लिक, बैंकर्स डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो सर ये पहला वाला और दूसरा तीसरा वाला पॉइंट है M1 जैसा ही है। M1 के अंदर बीच में एक और पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है सर? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, वो हटा दो और बैंकर्स डिपॉजिट ले आओ उसके अलावा, कि बैंकर का कितना डिपॉजिट है आरबीआई के पास। सर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस M3 में क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, उन्होंने नहीं लिया। ये मेजरमेंट्स हैं, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया, ये बने हुए हैं और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा है, ये बने हुए हैं और मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। वैसे इसके पीछे लॉजिक है, मनी को ब्रॉडर करते जा रहे हैं वो, तो कुछ इंक्लूजन कुछ एक्सक्लूजन करते जा रहे हैं, तो वो समझाना अभी तुम्हारे लेवल पे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफिकल्ट है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क है, एज इट इज वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना है। स्टार्टअप तो करना है, पर अभी एआई बेस्ड स्टार्टअप करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन पे तो भरोसा ही नहीं है मुझको, विश्वास टूट चुका है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एप्लीकेशन इतनी महंगी बनने वाली है, इतनी खतरनाक बनने वाली है। फाउंडेशन के लिए मैं 1500 MCQ बना रहा हूँ, 1500 प्लस 1000, 2500 MCQ बना रहा हूँ। 2500 MCQ के लिए मेरे 2500 वीडियो बनेंगे, 2500 वीडियो बनेंगे। हर वीडियो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। तो भैया आपने आंसर देना है, आंसर देने के बाद अगर आपको उस क्वेश्चन में क्वेरी है तो आपको उस पर क्लिक करना है आई बटन पे, और आई बटन से पूरी एक स्क्रीन आ जाएगी और स्क्रीन पर मेरा पॉपअप आएगा और मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो हर बार जितने क्वेश्चन ऐड करूंगा मेरे को उसके अंदर स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, तो 2500 क्वेश्चन का डेटाबेस भर रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो ये सब ना AI बेस्ड होने वाला है आगे जाके। 2500 वीडियो, यानी कि मेरे को 2500 बार स्टार्ट और स्टॉप करना है यहाँ पे, 2500 बार परफेक्शन आंसर देनी है मुझे। बहुत स्टार्टअप बोले तो इतना आसान नहीं है, और उसको ऐसा भी नहीं कर सकते एक साथ 1000 MCQ रिकॉर्ड कर दिया, 500 कर दिया, फिर टुकड़े करते रहो, वो मज़ा नहीं आता, वो फ्लेवर नहीं आता। तो किसी दिन आपको दिखेगा अपना। अच्छा, राइट अ नोट ऑन 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ रिजर्व मनी। रिजर्व मनी के 2 मेजर कंपोनेंट के बारे में बताओ। वैसे तो रिजर्व मनी के 3 कंपोनेंट है, फिर उन्होंने 2 कंपोनेंट क्यों बोले? सोचने वाली बात है सर। रिजर्व मनी के 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, फिर सर बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। वैसे तो सर 3 एलिमेंट है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं सर आप हमें 2 मेजर कंपोनेंट बताओ। तो इन्होंने पता है क्या किया आंसर में? इसको पहला कंपोनेंट माना और इसको दूसरा कंपोनेंट माना। पहला कंपोनेंट उन्होंने बोला करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, सेकंड वाला उन्होंने बोला डिपॉजिट विद आरबीआई, इट इंक्लूड्स अदर डिपॉजिट एंड बैंकर्स डिपॉजिट। पढ़िए, द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ रिजर्व्स मनी आर करेंसी इन सर्कुलेशन एंड रिजर्व्स। Currency in circulation comprises of currency with public and cash in hand. Reserves represent banks deposit with central bank. कुछ नहीं बोला सर, उन्होंने 3 एलिमेंट को 2 एलिमेंट पे टकराया। सर ऐप बनाने में कितना लैग है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चुरा नहीं पाएगा स्टार्टअप। कोई कैसे चुराएगा? मेरे को एक बात बताओ, आइडिया चुरा लेगा, मेरा फेस तो चुराएगा नहीं। बच्चा आप फाउंडेशन में मेरे को देखना ही चाहता है, दे वॉन्ट टू मीन्स हैव अ लुक एट माई फेस, पता नहीं क्या है। अब वो उसकी डिमांड है कि सर आप लाइव ही चाहिए हमको, सो आई विल। वैसे तो मैं स्टार्टअप बना लूँगा, उसके 10 दिन बाद कोई और बना लेगा, तो वैसे तो पूरा चांसेस है उसको, तो मैं वैसे भी कॉपीराइट नहीं कर सकता ना अपना, वो तो कोई भी करेगा। बट द थिंग इज आई मेक इट। और अच्छा है अगर कोई इससे पहले बना लेगा, तो आज तुम लोगों के पास प्रूफ है कि आइडिया मेरा था, और किसी और ने बना लिया तो मार्केट में रेवोल्यूशन आएगा, कॉस्ट और कम हो जाएगी। बट आई विल डू इट। ज़रूरी है आज के टाइम। तुम देखो ना, मैंने जब ट्रेडिशनल टीचिंग स्टार्ट करी थी, मैंने शुरुआत करी थी 4 बच्चों से, और आज थाउजेंड्स में जा रहे हैं। सबको पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, सबको अपनी क्वेरी का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो भैया तेरी जो एपेटाइट है मैं एक बार रिकॉर्ड करके दे देता हूँ ना, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी के लिए सब बना के रख रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए आई एम मेकिंग अ इनॉर्मस डेटाबेस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट कैन पॉसिबली अपीयर इन एग्जाम। 200-250 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के रख रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट मांगे ले भैया एक्सप्लेनेशन, पर्सनलाइज सर्विस। स्टार्टअप यानी कि नया बिजनेस, नया आइडिया लेकर आना।
राइट अ नोट ऑन लिक्विडिटी एग्रीगेट। बेटा लिक्विडिटी एग्रीगेट मतलब क्या होता है, L1 L2 L3 आपको बताना है। L1 L2 L3 कैसे बनता है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक liquidity by formulating various liquidity aggregate in addition to the monetary aggregate. The liquidity aggregate of RBI are L1। L1 कैसे बनता है सर, L1 बनता है, ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा NM1 M1 और L1 में फर्क क्या है। M1 से M4 तक पहुंचते हो तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐड होते हैं, ब्रॉडर होती जाती है मनी। उसी तरीके से उन्होंने मनी को मेजर करने का एक और नया तरीका निकाला जिसको न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स बोला। साथ ही साथ लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी पकड़े, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जैसे NBFCs ये इंक्लूड नहीं हो रही थी तो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करी। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, लिक्विडिटी एग्रीगेट में आपको बोलना है in addition to the new monetary aggregates and monetary aggregates, that is NM1 NM2 NM3 and M1 M2 M3 M4, there are L1 L2 and L3 which are issued by or which are brought in circulation by RBI। L1 कैसे बनता है सर, L1 बनता है सबसे पहले NM1 NM2 NM3 आता है, फिर उससे L1 बनता है। तो सबसे पहले लेना है सर सामग्री में आपको NM1 लेना है। NM1 के अंदर आपको ऐड करना है टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पढ़िए ये पहला ही चल रहा है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट L1 से L2 पहुंचने के, और L2 से L3 पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना है, NBFC NBFI को ऐड कर देना है। M1 M2 M3 M4 NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3 ये आपको चार्ट से याद रखने पड़ेंगे। तो आप वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं प्रैक्टिकल के लिए। कंपोनेंट दिए रहते कभी भी पूछ सकते हैं। आपने अगर वो मेरा प्रैक्टिकल मैराथन देखा है ना तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, ऑलरेडी आप कर चुके रहेंगे। आपको प्रैक्टिकल मैराथन से कवर करना है। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। पहले तो समझ लो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है बेटा, अगर आप 10 रुपए का नोट मार्केट में लाते हैं, ठीक है, 10 रुपए का नोट आप मार्केट में लाए, RBI मार्केट में लाया 10 रुपए का नोट। अब ये पैसा मेरे पास से विकास के पास जाएगा, विकास से उमंग, उमंग से प्रीतेश, प्रीतेश से योगेश, योगेश से फिर घूम के मेरे पास आ गया। तो ये 10 रुपए का पैसा मार्केट में कितने रुपए का सप्लाई कर गया, 50 रुपए का सप्लाई करके गया। तो बेसिकली ये 10 रुपए के नोट ने क्या किया, खुद को 5 बार मल्टीप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। So by definition, money multiplier is the ratio of money supply to the monetary base. Formula देख लो, MB सर ये है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो अभी इन्होंने MB को क्या किया, MB को इधर लेकर चले गए और बोला मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द मॉनिटरी बेस, इतना बोल के छोड़ दिया। और इसके पीछे का रैशनल समझ के तुम्हें कि मनी कितनी बार मल्टीप्लायर छोटा m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द मॉनिटरी बेस। इट डिनोट हाउ मच मनी सप्लाई विल चेंज विद द चेंज इन मॉनिटरी बेस। इसका मतलब क्या है सर, अगर मनी मल्टीप्लायर 10 है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर 10 है, मॉनिटरी बेस 100 है, तो मनी सप्लाई कितना हो जाएगा 1000। अगर मैं मॉनिटरी बेस चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10,000। मैं मॉनिटरी बेस और चेंज कर दूं कितना हो जाएगा 1 लाख। मतलब ये बताता है मॉनिटरी बेस खुद को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेगा सप्लाई बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ इकोनॉमी में 10,000 डालने हैं, मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई होके इकोनॉमी में 1 लाख रुपए की सप्लाई कर देगा। मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, मैं सेव करूंगा लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। वाह, नंबर ऑफ हैंड एक्सचेंज मनी मल्टीप्लायर, यस, ठीक है। तो भैया ये लीकेज करने वाला आदमी है। तेरे स्टेटस बड़े अजीब रहते हैं ना विकास, इसका नाम मैंने अलग नाम से सेव करके रखा है। मैं सबका नाम न्यूमेरिकल में सेव करता हूँ, जैसे Z इंटर 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 सब एक के नीचे एक आ जाते हैं। Z इसलिए रखता हूँ ताकि कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे नीचे रहते हैं। Z फाउंडेशन, Z इंटर, फिर आपका नाम नहीं आता है क्योंकि नाम मेरे पास नहीं रहता है। प्लीज रिपीट कर दो, लैग आ रहा है। तो बेटा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, इतना ही बोलना है, मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ
money supply to the monetary base. Money multiplier is the ratio of money supply to the monetary base. Simple, that's it, simple. ये क्या बताता है सर? ये बताता है कि आपका मॉनिटरी बेस कितने गुना खुद को मल्टीप्लाई करेगा मनी सप्लाई बनाने के लिए. आप इसको एक बार पढ़ लो. इट डिनोट हाउ मच मनी सप्लाई विल चेंज विद चेंज इन मॉनिटरी बेस. तो मनी सप्लाई आपका 10 गुना बदल जाएगा अगर आपका मनी मल्टीप्लायर 10 है. आपका मनी मल्टीप्लायर 20 गुना चेंज हो जाएगा अगर आपका मनी मल्टीप्लायर 20 है. Z17 तेरा नाम है, Z इंटर 17. अजीब अजीब स्टेटस रहता है शायद तेरे. तू वही है शायद. विचित्र स्टेटस है ना तेरे, खतरनाक. टीचर्स ध्यान देते हैं मतलब. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई? सर अब भी ज्ञान दिया अपन ने, अब भी ज्ञान दिया, वापस पढ़ो. सो मनी मल्टीप्लायर अप्रोच रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लायर, बड़ा M इज इक्वल टू छोटा m इंटू MB, वेयर M इज इक्वल टू मनी सप्लाई, MB इज इक्वल टू मॉनिटरी बेस और हाई पावर्ड मनी. द हायर द MB, जितना ज़्यादा MB रहेगा मनी मल्टीप्लायर उस पर काम करेगा. 1000 है आपका लेट से मॉनिटरी बेस और आपका मनी मल्टीप्लायर है 10, तो मनी सप्लाई कितना हो गया 10,000. अब जितना आप मॉनिटरी बेस को बढ़ाओगे उतना आपका मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा. हायर द मनी सप्लाई, लोअर, अब ये आगे की कहानी है, लोअर रेशो RDR टू द CDR, हायर इज द M एंड हेंस. अब ये आपको बताएंगे कि फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का. फ्रॉम द अबव इक्वेशन मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनिटरी बेस. आप ये छोड़ दीजिए, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर ख्याल से मिलेगा. इट डिनोट हाउ मच मनी सप्लाई विल चेंज फॉर द गिवन चेंज इन हाई पावर्ड मनी. सेम ऊपर की लाइन उठाइए. नहीं छोड़ दो. It must be clear. What would be the effect of money multiplier if bank hold extra credit excess reserve? सवाल आता है सर एक्सेस रिजर्व क्या है? हर बैंक को स्टैट्यूटरी रिजर्व रखना पड़ता है. कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. मैं CRR SLR भगाने वाला हूँ क्योंकि वो पार्ट बहुत ईजी है. अपने 12th में भी पढ़ा होगा. ये वाला पार्ट क्रिटिकल रहता है, यूनिट 2 और यूनिट 3, इसलिए मैं इतना साथ दे रहा हूँ आपका. What would be the effect on money multiplier if bank hold extra cash? Excess reserve, hold excess reserve. सर excess reserve क्या होता है? हर बैंक को CRR और SLR, इन शॉर्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करने रहते हैं. तो लेट्स से CRR और SLR का क्यूमुलेटिव टोटल 23% है. सो व्हेनेवर समवन इज मेकिंग अ डिमांड डिपॉजिट ऑफ 100 रुपीज, 23 rupees is to be kept as reserves. Now only 77 rupees can be lent in the market. एक्सेस रिजर्व क्या होता है सर? एक्सेस रिजर्व इज द रिजर्व ओवर एंड अबाउट द स्टैट्यूटरी रिजर्व. लेट्स से आई एम कीपिंग 30% रिजर्व. आई थिंक कि दिवाली सीजन के अंदर डिपॉजिट आउटफ्लो हो सकता है, सब लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो आई एम कीपिंग एक्सेसिव रिजर्व ऑफ 7%. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस 7%. आई विल रीड. तुम ही सोच के बताओ सर ये एक्सेस रिजर्व का इम्पैक्ट क्या होगा. जब RBI पैसा प्रिंट करेगी तो RBI पैसा प्रिंट करके एनवेलप में डाल के विकास के घर पे, प्रीतेश के घर पे, उमंग के घर पे, तुम्हारे घर पे एड्रेस पे भेजती है, आदित्य शर्मा के घर पे भेजती है? नहीं सर ये क्या करते हैं, ये बैंक के थ्रू पैसा पहुंचाते हैं. ऑब्वियसली सर बैंक माध्यम है, मीडियम है. तो रिजर्व बैंक ऑफ मनी ये पूछ रहे हैं कि भैया एक्सेस रिजर्व का क्या इंपैक्ट होगा. अगर मान लो RBI ने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट किया और वो पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पहुंचाएगा आपके पास, या फिर लोगों ने बहुत डिपॉजिट किया और बैंक ने क्या किया, एक्सेस रिजर्व्स रख लिए. भैया एक्सेस रिजर्व रख लिए यानी कि क्या किया, बैंक ने कुछ पैसा अपने पास एक्स्ट्रा होल्ड करके रखा, नहीं मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा. तो क्या ये पैसा अब सर्कुलेशन में आएगा? नहीं साहब. अगर ये पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा, मॉनिटरी बेस यानी जो करेंसी बैंक के लिए प्रिंट करी है
जो ये करेंसी प्रिंट करी आरबीआई ने मॉनिटरी बेस, ये मार्केट में नहीं आएगा बेटा। अगर ये पैसा मार्केट में नहीं आएगा तो इसमें मनी मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। मनी मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा तो सर मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि सर एक्सेस रिजर्व अगर इसने होल्ड कर लिया, अगर इसने एक्सेस रिजर्व होल्ड कर लिया तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाता है। एजेंट बोल सकते हैं। पढ़िए, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट excess reserve? The additional unit of high powered money goes into excess reserve of the commercial bank, do not lead to additional loan and therefore excess reserve do not lead to creation of money। बोल दिया उन्होंने, खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया आरबीआई ने नोट प्रिंट करके दे दिया, बैंक को बोला जा लोगों को बांट देना, जब कोई लोन मांगना है ये बोलता है मैं नहीं दूंगा, मैं अपने पास साइड में रखूंगा। आरबीआई बोलता है मेरे को, मैं तेरे पे इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, बोलता है मैं तेरे को इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूं, पर बैंक बोलता है इकोनॉमी में कुछ भी हो जाए पैसा नहीं आने दूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो बैंक एक्सेस रिजर्व जब भी क्रिएट करता है, बैंक मनी सप्लाई कम कर देता है। Thus, if the central bank inject money into the banking system, there will be no effect on deposit or currency and hence no effect on money multiplier and money supply। सर बैंक अगर आरबीआई अगर एक्स्ट्रा पैसा दिए जा रहा है और ये वो पैसा अपने पास साइड में रख रहा है तो सर कोई फायदा नहीं है, मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। सर आरबीआई पैसा दिए जा रहा है, ये पैसा अपने पास रख रहा है, मार्केट में तो सर कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, मनी सप्लाई उल्टा कम हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? दोस्तों एक और चीज़ का ख्याल रखिए, CSCM में रोहन निम्बालकर सर है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 10-10 मिनट के अल्ट्रा रिविजन बना के दिए हैं जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो ऐसे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने वाले हैं, आपको ये चीज़ देखनी है। तो ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। हो गया सर। वॉट इफेक्ट डज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैव ऑन मनी सप्लाई? अब सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो क्या करेगा। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के दिया, मेरी बात सुनेगा। गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे रहता है? आरबीआई में रहता है, ठीक है। नेताओं का अकाउंट तो स्विस बैंक में रहता है, वो साइड अपन में वो बात अपन साइड में रखते हैं, ठीक है, वो पार्ट अपन साइड में रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंट किधर होता है? सर गवर्नमेंट का अकाउंट रहता है आरबीआई में। सो वेन एवर द गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ फंड, यानी कि उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, दे टेक द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट कॉल्ड एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। सो व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेसेस? जैसे ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है बाय मीन्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो होता क्या है, आरबीआई के अंदर जो अकाउंट रहता है गवर्नमेंट का, वो अकाउंट हो जाता है डेबिट और क्रेडिट हो जाता है रेसिपिएंट का अकाउंट, यानी कि भैया जिसने काम करके दिया गवर्नमेंट को उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो भैया एक बात बताओ, आरबीआई पैसा किसके अकाउंट में डालेगी? सीधा आदित्य के घर के में तो मतलब आदित्य के पोस्ट ऑफिस में लाके तो देगी नहीं, वो क्या करेगी, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पैसा प्रोवाइड करेगी। जैसे ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, वो उस पर क्रेडिट मल्टीप्लायर लगा देता है और दे दनादन नोट प्रिंट करना चालू कर देता है, यानी क्रेडिट मनी क्रिएट करना चालू कर देता है, नॉट नोट प्रिंट करना, क्रेडिट मनी क्रिएट करना चालू कर देता है। तो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है तो गवर्नमेंट का अकाउंट हो जाता है डेबिट और क्रेडिट हो जाता है रेसिपिएंट का शेड्यूल कमर्शियल बैंक का अकाउंट। बैंक उस पर क्रेडिट मल्टीप्लायर लगा देता है और मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आई होगी। Whenever the Reserve Bank of India lends to the government under ways and means advantage, short form WMA, overdraft facility, it result in generation of excess reserve. This happen because the government incur expenditure, it invokes debiting government balance with RBI and crediting receivers account and the commercial bank. The excess reserve thus create can potentially lead to increase in money supply। बेटा यहाँ पर वो excess reserve का मतलब excess reserve नहीं है, यहाँ पर excess reserve का मतलब है excess money। excess money आ जाता है बैंक के पास, बैंक क्या करता है, तुरंत लोगों को बांटना चालू कर देता है, ले कोई बात नहीं, आदित्य सर का पैसा वो 1 महीने तो उठाने नहीं वाले, ले बांटते हैं पैसा, अपन ऐसा करते हैं। सर एग्जाम एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था डिफाइंड मल्टीप्लायर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, वो मल्टीप्लायर मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या लिखता, मैं तुम्हारी जगह होता तो भैया एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर लिखता।
वैसे तो मल्टीप्लायर इज अ फिनोमिना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मल्टीप्लायर इज अ फिनोमिना वेयर बाय अ स्मॉल इंजेक्शन विल लीड टू मोर देन प्रपोर्शनेट, नहीं वर्डिंग्स उसकी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ फिनोमिना वेयर बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू प्रपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन योर नेशनल इनकम। सो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एम, मैं तो वो लिख कर आता, पर अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर होता, जो शायद नहीं हूँ, पर अगर मैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर होता तो मैं ये भी लिख देता, मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर भी लिख कर आ जाता। ले भाई तेरे को जो चाहिए मैं लिख देता हूँ। पेपर तो याद नहीं है, शायद आरटीपी का था उसमें। सर फिर से नाम बताना, क्या नाम बताना? सजेस्टेड आंसर में देख लो ना, सही बात है। क्या क्या होता रहता है लोगों के जीवन में, हंसी आती है। माचू पिचू ओपन अ सिंगल टूरिस्ट एंड, अरे माचू पिचू कहाँ है रे भाई? माचू पिचू पेरू में है, नाम भी क्या दिया माचू पिचू। चलिए, डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर। नाउ व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर? क्रेडिट मल्टीप्लायर, देखो बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ बाद में याद भी करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ याद करवा रहा हूँ, तो मैं कितने एंगल से रिवीजन करवा चुका हूँ तुम्हारा, मल्टीपल एंगल से रिवीजन करवा चुका हूँ। आइए सर डिफाइन करते क्रेडिट मल्टीप्लायर को। वैसे क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। So if our CRR and SLR cumulatively is 25%, so our credit multiplier will be 1 upon 25%, it is 4 times. लोअर करते हैं इसको सर, चल लोअर करके देखते हैं, 25 की जगह 5% करके देखते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 20 टाइम्स। सर अगर मान लो इसको हायर करके देखते हैं 50%, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 2। सो लोअर द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, हायर इज द मल्टीप्लायर, हायर द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। So what do you mean by credit multiplier? Credit multiplier is the additional money creating capacity of scheduled commercial bank. सर ये एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी अद्भुत ताकत है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की है, जिसके थ्रू वो एडिशनल क्रेडिट मनी क्रिएट करता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द एडिशनल मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग in excess of reserve requirement. This measure tell us how much new money will be created by banking system in excess of high powered money. तो सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता हूँ और मेरा क्रेडिट मल्टीप्लायर है 4, तो बैंक उसको 400 रुपया बना देगा। सर वो 400 रुपये बना देगा, मैंने मेरी रेगुलर क्लास में कैसे बनाता है वो भी बताया है, उसके बाद आंसर 0 हो जाता है। तो क्या किया बेटा, 1 अपॉन 25% किया मैंने, रिक्वायर्ड रिजर्व था 25%, 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व से मिलकर मुझे मिल गया क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या, जैसे मनी मल्टीप्लायर हार्ड करेंसी नोट को सर्कुलेट करता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्रेडिट मनी को सर्कुलेट करता है। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज नथिंग बट द एडिशनल मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। द फॉर्मूला इज 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व, और एक आधा फॉर्मूला, एक आधा न्यूमेरिकल कोट करना। It reflects bank's ability to increase the money supply. It is also called as deposit multiplier और deposit expansion multiplier। ये दो नए नाम हैं, ये याद रख लीजिएगा सर। इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर। द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, फॉर्मूला दे दिया 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10%, मल्टीप्लायर भी 1 अपॉन 10%, दैट इज 10। डन छे, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेंज इन इश्यू ऑफ करेंसी अफेक्ट्स द मनी सप्लाई। अब आप सिंपल से एग्जांपल दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा पैसा दे दिया तो क्या होगा, मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ने कम पैसा प्रिंट किया
तो क्या होगा सर, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा। कहने का मतलब है सेट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। क्रेडिट मल्टीप्लायर को तेल लेने जाने दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स को तेल लेने जाने दो। डायरेक्ट रिलेशनशिप है सर, इसको बोला जाता है एच से डिनोट किया जाता है, हाई पावर्ड मनी से। पढ़िए इसको। द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल द इश्यू ऑफ करेंसी इज रिफ्लेक्टेड इन द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी। If the behavior of public and commercial bank remain unchanged over a period of time, ceteris paribus, the total supply of money in economy will vary directly with the supply of nominal high powered money issued by bank. बहुत सिंपल बोला, ceteris paribus, higher the high powered money, higher the currency, higher the monetary base, higher will be the supply of money. So as simple as that. Done. डन डन है तो बताइए। मैं जानता हूं ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है सर, आपको परेशानी दे सकती है, बट दिस इज द फैक्ट दैट दिस इज इन योर सिलेबस। मैंने तो मल्टीपल वे से कवर किया है, अभी तो जो पढ़ रहा है मेरे साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बट दिस इज इन द सिलेबस। सिलेबस को 3 तरीके से कवर करवाता हूँ मैं। रेगुलर क्लास वो लेवल अलग होता है, वो लेवल ही अलग रहता है, वो उससे पूरी इकोनॉमी का नॉलेज दिलवाता हूँ। उसके बाद फास्ट ट्रैक, रेलेवेंट नॉलेज, मैराथन, रटवाना चालू, क्वेश्चन बैंक, रटो चलो, जितने इंस्टीट्यूट ने दिए, इसके अलावा भी चीज़ें पूछी जा सकती है। आगे बढ़े बेटा, और इसको साथ ही साथ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर भी करते जाइए। हाउ टू चेंज इन एक्चुअल रिजर्व रेशियो अफेक्ट द एक्सेस रिजर्व, मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। सर ये आंसर जो दिया है ना, मैं इससे अग्री नहीं करता इतना। ये जो आंसर दिया है ना, मैं इससे इतना अग्री नहीं करता, पर हमें पढ़ना है, जो दिया है मेरे को पढ़ना है। पढ़िए क्या क्वेश्चन पूछा है। हाउ डू चेंज इन एक्चुअल रिजर्व रेशियो, सर एक्चुअल रिजर्व रेशियो को चेंज करते हैं, अफेक्ट्स एक्सेस रिजर्व, मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। आप देखो उन्होंने वही आंसर लिखा है जो थोड़ी देर पहले ऊपर अपन ने पढ़ा है। द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एज अ होल, द एक्चुअल रिजर्व रेशियो इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो सिंस द बैंक कीप देम are higher than a statutory required percentage of the deposit in the form of cash reserve. The additional unit of high powered money goes into excess reserve of commercial bank, do not lead any additional loan, and therefore the excess reserve do not lead into any additional money creation. सर ये exactly 28 और 31 मैच हो रहे हैं, 28 और 31 मैच हो रहे हैं, पर 28 वाला क्वेश्चन तो समझ रहा था, 31 वाला क्वेश्चन ही नहीं समझा। बट ठीक है, आप देख लो, ये आंसर दिया है इन्होंने। सर ये आंसर सेम है, आप लिख दो सेम। ऊपर क्या था क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैव ऑन मनी सप्लाई, नीचे लिखा है हाउ टू चेंज इन एक्चुअल रिजर्व रेशियो अफेक्ट्स एक्सेस रिजर्व, मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। आई डोंट अग्री विद दिस आंसर। हाँ सर 27, आई एम सॉरी, वही समझ गया, चेक कर रहा था मैं, तो आपको चेक कर रहा था। 27 एंड 31 सेम है। What would be the effect of money multiplier if the bank hold excess reserve? तो excess reserve का एक क्वेश्चन है, आपको देखना है। 27 एंड 31 सेम आंसर दिया है कि भैया अगर बैंक एक्सेस रिजर्व रखता है तो एडिशनल मनी उसके पास कोपचे में पड़ा हुआ रहता है, तो बैंक आरबीआई कितना भी पैसा दे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, कुछ फायदा नहीं होने वाला सर, फुकट है सर, वो माया। चलिए ये तो बहुत सिंपल आने वाला। अगला क्वेश्चन, इफ द सेंट्रल बैंक इंजेक्ट मोर मनी would that be always affecting the money supply? सर आपको आंसर yes और no में देना है या फिर depends में देना है। If the central bank injects more money, would that be always affecting the money supply? Answer is no sir। अगर सेंट्रल बैंक पैसा ठूस ठूस के दिए जा रहा है, बट
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उसको एक्सेस रिजर्व के फॉर्मेट में रख ले रहा है, तो भैया कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है. सो सर 27, 31 and 32 आर सेम. इफ द सेंट्रल बैंक इंजेक्ट मोर मनी इनटू बैंकिंग सिस्टम एंड दिस आर हेल्ड एज एक्सेस रिजर्व बाय बैंकिंग सिस्टम, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डिपॉजिट और करेंसी. समझा क्या सर? 27, 31 and 32 आर सेम. अरे ये भलता प्रश्न यहाँ पे कहाँ से आ गया रे? कैम्ब्रिज अप्रोच. बस भैया 5-10 मिनट में मैं आपको छोड़ रहा हूँ. ये 33 करवा दूँ, 34 हो गया है, 35, 36, 37, 38, 38 हो चुका है अपना. 37 देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर छोड़ देता हूँ आपको. ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, ज़्यादा हो जाएगा तो आप मुझे बोल देना, कोई इशू की बात नहीं है. कल वैसे भी इसको निपटा देंगे इस चैप्टर को. 1-2 क्वेश्चन तो करवाऊँगा कम से कम. फिर सर मॉनेटरी पॉलिसी है, ये ईजी है, 3-4 पेज है, 5 पेज है, 6 पेज है सर 6 पेज है. हो गया ज़्यादा? ठीक है, तो ये रैप अप कर देते हैं. क्वेश्चन यही रैप अप कर देते हैं. कोई बात नहीं, ज़्यादा होगा तो भैया मेरा काम है दिमाग में जितना उससे उतना ही डालना. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल एंड कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. तो भैया 2 अप्रोच के बीच में इन्होंने कंपैरिजन पूछा है. हाँ सही बात है, नहीं ऑलरेडी कैश मेमोरी बहुत भरी हुई है ना. तो पढ़िए भैया, ये क्या बोला है? QTM और कैम्ब्रिज अप्रोच के बीच में कंपैरिजन. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय आर्विन फिशर, कैम्ब्रिज अप्रोच वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड ACP को. ये लोग क्या बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर डिमांड फॉर मनी इज ओनली फॉर वन पर्पस, ट्रांजेक्शन नीड. ये बोलते हैं ट्रांजेक्शन प्लस प्रिकॉशन. ये लोग बोल रहे थे डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइस लेवल, हायर द प्राइस लेवल, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला दिया था P/T, हायर द जनरल प्राइस हायर इज द ट्रांजेक्शन नीड फॉर द मनी. इन्होंने बोला कि इन एडिशन टू द ट्रांजेक्शन स्पेकुलेशन भी चाहिए भैया, प्रिकॉशन भी चाहिए. फिर इन्होंने फॉर्मूला दिया PT इज इक्वल्स टू MV प्लस M-V-, और यहाँ पर बोला गया MD इज इक्वल्स टू KPY. सो दैट्स इट फॉर द डे. आज के लिए इतना ही. Question number 34, you are going to do this. Define money supply. Money supply means the quantity of money available with the public. Different component M1, M2, M3, M4 ये बताना है. Money supply means the total quantity of money available with the public in an economy. ये बताना है. 34 आप कर लेंगे. 35, 36, 37, 38 आप कर लेंगे. 35, 36, 37 मैं करवाऊंगा. तो देख लो बेटा. Define money supply. Money supply means amount or the quantity of money available with the public in an economy. और सर M1, M2, M3, M4 मैं आपको बता चुका हूँ. 35 मैं करवाऊंगा, 36 मैं करवाऊंगा, 37 मैं करवाऊंगा. 38 ऑलरेडी अपन 3 से 4 बार कर चुके हैं. Define the concept of money multiplier. Bring out the impact on money supply. तो higher the monetary base, यहाँ पे लिखा होगा other factor constant. जितना ज़्यादा तुम्हारा monetary base रहेगा उतना बड़ा money multiplier, उतना बड़ा money supply होगा. जितना बड़ा ये सर उतना बड़ा ये. बात समझ में आया? सर ये चैप्टर कल तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में मुश्किल है कंप्लीट होना, बट वी विल ट्राई. इफ इट गोज वन मोर एडिशनल लेक्चर, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट खत्म करने से. सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड. और अगर कुछ होता है मैं बहुत बढ़िया लवेश. सो स्कैनर हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए. आई मीन क्वेश्चन रिपीट होते हैं. एक्चुअली इतने क्वेश्चन बने ही नहीं है. स्कैनर किस काम का? इतने क्वेश्चन बने ही नहीं है. और आप 4 क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखोगे तो क्वेश्चन रिपीट हो नहीं रहे. क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो नहीं रहे, तो आप क्या करोगे? अभी का ट्रेंड फॉलो करो तो रिपीट नहीं हो रहे. बेटा इतना ही है कि इसको शेयर कर देना चारों तरफ. जाते जाते लाइक भी करते चले जाओ और शेयर भी करते जाना. एंड सी यू सून.